स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के हमारे क्लास का जो टॉपिक है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह है गांधीवादी आंदोलन। और यह सारे जो घटनाक्रम हैं ये नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट हो रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। पहले हम लोगों ने देखा उदारवादी चरण, फिर देखा उग्रवादी चरण, फिर देखा क्रांतिकारी चरण। अभी एक ऐसा चरण आता है जो कि पूरे आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल देता है, और वह चरण था गांधीवादी आंदोलन का। तो गांधीवादी आंदोलन का मतलब गांधी जी के द्वारा या उनके विचारों पर जो आंदोलन हुए वह गांधीवादी आंदोलनों के अंतर्गत आते हैं। जितने भी बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे खिलाफत वगैरह है, रॉलेट एक्ट, ये सब समान तमाम सारी चीजें हैं, वो तो इसके अंतर्गत आएंगे ही। लेकिन हम लोग देखेंगे कि जब गांधी जी आए उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, और फिर उसके बाद से उनकी विचारधारा क्या रही। उनकी विचारधारा के बाद से एक और चीजें पढ़ने को आती हैं, कार्य पद्धति, लेकिन उसको हमने यहाँ पर हेडिंग के रूप में नहीं रखा है, उसको ऐसे ही बता देंगे। फिर देखेंगे एक एक करके प्रमुख आंदोलनों को, चाहे रॉलेट एक्ट हो, चाहे उनके द्वारा चंपारण में क्या किया गया, चाहे खेड़ा में, चाहे अहमदाबाद मिल आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इन सब सारी चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि उस समय का बैकग्राउंड क्या था, जो पृष्ठभूमि उस समय की क्या थी जब गांधी जी भारत आए। देखिए, गांधी जी का जन्म जो कहा जाता है ना, बहुत ही सामान्य परिवार, ऐसा कुछ था नहीं वैसे, क्योंकि उनके पिताजी काठियावाड़ के दीवान थे। काठियावाड़ गुजरात में एक जगह थी, उसके दीवान थे, समृद्ध परिवार था, तभी तो इनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। ये बाहर गए, वहां से इन्होंने बैरिस्ट्री किया। लॉ में ही एक डिग्री होती है बैरिस्ट्री, वह उन्होंने किया वहां से, और फिर उसके बाद यहां पर आ गए। 1869 में इनका जन्म हुआ, 1869 में, 1869 2 अक्टूबर 1869 को। और फाइनली ये 1948 में इनका निधन हो गया। और इनके द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे वो इसी के अंतर्गत आते हैं। शुरुआत में जब लॉ वगैरह करके आए तो पता ही था, ये सत्य और अहिंसा में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे। इनकी विचारधारा ही ऐसी थी, क्योंकि ये अपने माँ के द्वारा सुने हुए कहानी, चाहे रामायण हो गया, महाभारत, इनको सुनते हुए ये बड़े हुए थे। तो कोई भी व्यक्ति जो शुरू से उसके घर परिवार में शिक्षाएं दी जाती हैं, उससे ही उसकी साइकोलॉजी बनती है। अब सत्य और अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति अगर वो लॉ में अपना करियर बनाना चाहे तो सोचिए क्या होगा, वो भी भारत जैसे देश में। वहां पर एकदम बाल की खाल निकालने वाली बात होती है। यहां पर जब वो अपना फर्म खोले तो बहुत ज्यादा चला नहीं, क्योंकि ये सही बोलते थे और सही का कोई जगह नहीं था यहां पर उस समय। फाइनली एक दादा अब्दुल्ला थे, उनके केस के लिए 1893 में ये चले गए अफ्रीका। 1893 में कहा चले गए? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, जब ये वहां पर उनका केस लड़ने गए तो इन्होंने देखा कि वहां बहुत ही ज्यादा भेदभाव है। इवन इनके साथ वे प्रिटोरिया से डरबन जा रहे थे। ये दोनों, प्रिटोरिया और डरबन, दोनों जगह क्रिकेट का मैदान है, वहां पे क्रिकेट वगैरह होता है। अगर दक्षिण अफ्रीका के पहले तो बहुत ज्यादा सीरीज हुआ करती थी, अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन वहां पर पहले लोग जाते थे, वहां पे क्रिकेट का मैदान है। तो ये प्रिटोरिया से डरबन ही जा रहे थे ट्रेन में, और गलती से इन्होंने, हालांकि टिकट वगैरह तो लिया था, पूरे कोट वगैरह पैंट वगैरह सब पहने थे, और ये चले गए फर्स्ट क्लास एसी में, फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में चले गए। अब वहां पर इनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव हुआ। हालांकि इन्होंने कहा क्या यह है वह टिकट, अपना टिकट भी इन्होंने दिखाया, लेकिन इनको उन लोगों ने एक नहीं सुनी और सोचा कि ये हमारे बराबर कैसे बैठेगा, ये तो इंडियन के जैसे दिख रहा है, तो इनको बाहर फेंक दिया गया। किसी तरीके से उन्होंने रात गुजारी। फाइनली जहां जाना था ये गए। दादा अब्दुल्ला का तो केस लड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद भारत लौटने का सोचे भी तो लगा इनको कि यार यहां पर तो हमारे साथ इस तरह के सलूक हो रहा है, तो यहां पर जो भारतीय हैं उनके साथ कैसा हो रहा होगा। अब उन्होंने देखा वहां पर बहुत सारे भारतीय पहले से ही जा चुके थे। क्यों गए वहां पर? कुछ तो खेती करने गए, गन्ने की, कुछ को मजदूरी के तौर पर अंग्रेज लेकर चले गए, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय गुलाम था अफ्रीका भी, दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम था। वहां पर
यहाँ के लोगों को ले जाकर किसानों को, और वहां पर वो लोग खेती करवाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका वर्किंग वीजा समाप्त हो गया, फिर भी वो लोग वहीं पर रह गए, उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। अब उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। वहां पर जो भी अश्वेत थे, एक तो श्वेत थे जो कि गोरे थे, अश्वेत जैसे भारतीय और जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, इनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। रंग भेद जो था, नस्लवादी भेदभाव था। जैसे वह अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और यह मानते थे कि जितने भी अश्वेत हैं वह श्रेष्ठ नहीं है, वो नीचे हैं। ठीक, किसी भी तरीके से काम के करने में भी उनको ज्यादा पैसा, इधर वाले लोगों को कम पैसा, उनको ज्यादा छूट, इनको कम छूट। इवन रात्र के 9 बजे के बाद से ये लोग चल नहीं सकते थे, अपने घरों से निकलना इनको मना था, भारतीयों को या जितने भी अश्वेत थे उनको। गांधी जी ने जब ये दुर्दशा देखी तो सोचा कि इनके लिए हम क्यों ना कुछ करें। अब इन्होंने पहली बार जैसे नरमवादी दल वाले अपना रुख अपनाए थे। नरम दल के लोग क्या अपनाए थे, वो कहीं जाकर भाषण दे देते थे, कहीं पत्र लिखते थे, फिर नहीं होता तो फिर रिमाइंडर दे देते थे, स्मरण पत्र। इन्होंने भी, गांधी जी ने भी इन लोगों के लिए वहां के अंग्रेजों से, जो वहां पर अंग्रेज वहां पे अधिकारी थे, उनसे कहा कि भाई हमें भी थोड़ा सा कुछ तो आदमियों टाइप सुलूक करो। लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। इसी क्रम में गांधी जी वहीं पर हड़ताल चालू कर दी। पहले तो इन लोगों ने 2 साल, गांधी जी ने 93 में गए, चौर, अच्छा 93 बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, 1893 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वर्ष में स्वामी विवेकानंद जी बाहर गए, शिकागो। 1893 में ही गांधी जी वहां पर गए। ऐसे ही एनी बेसेंट, वो भी भारत आई थी। तो 1893 में वहां पे गए। 94 से लेकर फिर इन्होंने संघर्ष चालू कर दिया, और संघर्ष करने के दौरान इन्होंने क्या किया, वहीं पर नेटाल फार्म की एक स्थापना की। वहां पर क्या होता था कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही मलिन बस्ती में रहते थे, जिनके स्वास्थ्य पे देखभाल नहीं होता था, बड़े ही मतलब विकट परिस्थितियों में रहते थे, उनके लिए एक रहने योग्य एक जगह बनाए। फिर बाद में आगे चलकर टालस्टॉय फार्म की भी स्थापना हुई। यह सब चीजें वहां पर हुई, और अंग्रेजों से उन्होंने वहीं पर एक तरह से सत्याग्रह का जो अपना एक्सपेरिमेंट था वहीं पर चालू कर दिया, वहीं पर चालू कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है, और 21 साल तक वहीं पर रहे गांधी जी। बाहर भारत कब आए, यह है 1915 में। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इसका मतलब लगभग लगभग 1915 के शुरुआत में ही आ गए, तो लगभग लगभग जो 21 वर्षों का जो इनका तजुर्बा वहां पर था, इनको कहा जाता है वो गांधी की प्रयोगशाला थी। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी का लैब था। क्यों लैब था, ये कहने के पीछे तर्क क्या था? तर्क बस सीधा सा यह था कि गांधी जी वहां पर सत्याग्रह चालू कर दिए। सत्याग्रह का मतलब अभी हम लोग आगे विचारधारा में पढ़ेंगे। सत्याग्रह सत्य से किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। ये इसमें इसका मुख्य हथियार क्या था कि अहिंसा नहीं होगी और सत्य से चलना है। मतलब किसी भी तरीके से ये अहिंसा को अपनाते थे, हिंसा की बात नहीं करते थे। कहते थे किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होगी। इसका मतलब सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर दो। जैसे आप मान लीजिए किसी से कोई अपनी बात मनवाने जा रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहा है, ऑफिस के सामने ही बैठ गए, धरना दे दिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब उस आदमी के मन में लगेगा यार बताओ ये खाने बिना ना मर जाए, और ऐसा करते करते उसके हृदय में जगह बना लेते थे। गांधी जी का इस तरीका, ये तरीका था, है ना, कि अपनी जो मांगे हैं वो बहुत ही शांतिपूर्वक, बिना कोई विघ्न डाले, शांति से किनारे किनारे बैठ के अपनी मांगे करते रहो, किसी न किसी दिन तो झुकेगा। और दूसरी बात, अंग्रेजी जो सरकार थी वहां पर, उसके विपक्षी भी तो थे। अब उनके विपक्षी वाले पत्रकार भेजते थे तो आलोचना करते थे कि देखिए आप जहां जहां साम्राज्यवाद फैलाए हैं, जहां जहां आपका उपनिवेश है, वहां पर आप ऐसी स्थितियां करते हैं। यह सब बातें होने लगती थी। इसका मतलब वहां पर गांधी जी सत्य और अहिंसा के दम पर वहां पर सत्याग्रह चलाए। कहां पर?
दक्षिण अफ्रीका में। उनको ये बात पता थी। अच्छा, ये रुक रुक कर कार्य करते थे, कुछ दिनों तक खूब जोर शोर से लोगों को इकट्ठा करते थे और जन आंदोलन करते थे, जेल भरो आंदोलन भी करते थे। जाते थे, धरना पे बैठ गए, असहयोग, भाई हम कोई कार्य नहीं करेंगे। जितने लोग वहां पर, जैसे वहां पे रजिस्ट्री का भी था एक मुद्दा कि लोगों की रजिस्ट्री समाप्त हो गई, सबको अपना अंगूठे का एक रजिस्ट्रेशन लेके चलना पड़ता था, इसके लिए वो लोग लड़ाई लड़े। औरतों को लेकर लड़ाई लड़े वहां पर। जैसे ये माना जाता था कि जो क्रिश्चियन के अलावा किसी और रीति रिवाज से यदि आपकी शादी हुई है, चाहे हिंदू, मुस्लिम और किसी भी रीति रिवाज से यदि आपकी शादी हुई है, वह मान्य नहीं होगी और उससे उत्पन्न हुई संतान भी अवैध मानी जाएगी। इन सब को लेकर गांधी जी ने वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। तो गांधी जी का नाम वहां पर चलने लगा था। गांधी जी को की ख्याति वहां पे बहुत अच्छे से हो गई थी। यहां से गोपाल कृष्ण गोखले भी गए, वो भी अच्छे से गांधी जी का वहां पर सपोर्ट किए। गांधी जी ने लोगों से वहां पर काफी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था टॉलस्टॉय फॉर्म को बनाने में या और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में। यह सब सारी चीजें वहां पर हुई। अब 1915 में भारत आते हैं। भारत आकर जब स्थिति देखते हैं तो उस समय होम रूल लीग का थोड़ा बोलबाला चल रहा था। होम रूल लीग जो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा चलाया गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात किया था। होम रूल लीग, उसमें क्या था, वह लोग वो ये मानते थे कि स्वराज की बात वो लोग करते थे कि अंग्रेज, क्योंकि उसमें 1914 से चालू हो गया था प्रथम विश्व युद्ध। उस समय अंग्रेज सबसे मिल मिलकर हर क्षेत्रों में जाकर और सैनिकों की मांग करते थे कि आप हमें सपोर्ट करिए। लेकिन होम रूल लीग क्या कहता था? होम रूल लीग यह कहता था कि अंग्रेजों पर आई कोई भी विपदा हमारे लिए एक अवसर है। तो इस बात से गांधी जी इत्तेफाक नहीं रखते थे, कहते थे कि नहीं, उनके ऊपर यदि कोई विपदा आई है उसका हम लोग गलत इस्तेमाल नहीं करें। भारत उसके पहले भी आए थे, जैसे 1901 में भी आए थे, बीच में भी आए थे बॉम्बे, अपना लॉ फर्म का एक ऑफिस खोलकर चले गए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आए थे। लोग बुलाए बाद में, 1915 में ये आए तो एक वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उन्होंने कहा था एक वर्ष तक केवल अपने कान खुले रखना, मुंह बंद रखना। मुंह बंद मतलब किसी के बारे में कोई भी राजनीतिक टिप्पणी मत करना। कान खुले रखना मतलब सुनना, लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह सब सुनना। गांधी जी जब आए तो एक साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। कहीं पैदल गए, जहां पैदल जाने लायक नहीं था, ट्रेन थी, वहां पर ट्रेन से गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए, लोगों की परेशानियां समझे और उन पर फिर कार्य करना चालू किए। तो वह इसलिए भी अंग्रेजों का डायरेक्टली विरोध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यदि विरोध करेंगे तो अभी उनके पास भारत में इतनी शक्ति नहीं हुई थी कि उसका वो दमन कर सके। अब चूंकि गांधी जी यह बात समझते थे कि जन आंदोलन के माध्यम से ही अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है और लोगों तक गांधी जी की कुछ कुछ बातें पहुंचने लगी थी, इसलिए जब आए तो उन लोगों के ही जैसे दिखे, उन्हीं में का दिखे, उन्होंने एकदम साधारण कपड़े पहनना चालू किए, देशी भाषा में बात करना चालू किया, रचनात्मक कार्य करने लगे। रचनात्मक कार्य मतलब देसी तरीके से इलाज, बकरी का दूध निकालना, ये सब तमाम सारी चीजें, आयुर्वेदिक तरीके से लोगों को ठीक करना, है ना। तो लोगों के जीवन में जिससे थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए, यह सब करने लगे। विचारधारा क्या थी? पहली बात कि सत्याग्रह वाली विचारधारा, मतलब कि हम लोगों को सत्य और अहिंसा के बल पर लोगों की धारणा को बदलने और जो वो हमारे खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं वह अत्याचार न कर पाए, यह थी सत्याग्रह की भावना। ये आगे चंपारण में भी दिखा, है ना। आगे ऐसे ही खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल वाले में, हर जगह दिखा, जहां जहां भी संभव हो पाया गांधी जी ने यही रास्ता अपनाया। इसके बाद फिर गांधी जी कहते थे साधन एवं साध्य की पवित्रता होनी चाहिए। साधन एवं साध्य की पवित्रता, इसका मतलब क्या है? गांधी जी देखिए यह कहते थे कि जैसे साधन और साध्य का मतलब क्या समझिए। साध्य मतलब अल्टीमेट गोल, जो हमें प्राप्त करना है, और साधन मतलब किस तरीके से प्राप्त करना है।
किस तरीके से क्या चीज प्राप्त करनी है, मतलब ये हमारा गोल हो गया और यह तरीका जिस तरीके से हम उसको प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए दो तरीके अभी भी लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। जैसे कोई अच्छा एग्जाम निकालना है तो पहला एक तरीका तो ये हम खूब मेहनत करें, पढ़ें और फिर उस एग्जाम को निकालें, उसकी बात ही अलग है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कहाँ से सेटिंग लग जाए, कौन सा हमारे पहचान का मिल जाए और वो चीज हम प्राप्त कर लें। देखिए एक ही चीज, गोल एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। ठीक, साधन और साधे की पवित्रता की यह बात थी। अब देखिए इसमें और क्या था, क्योंकि बाद में यही जब आजादी का जब ये नेशनल जब मूवमेंट चल रहा था तो बाद में इनसे सुभाष चंद्र बोस इत्तेफाक रखते थे, उनकी विचारधारा मिलती नहीं थी सुभाष चंद्र बोस जी की और गांधी जी की। बोस जी ये चाहते थे कि जो उस समय फांसीवादी ताकतें हैं जैसे इटली या फिर उस समय हिटलर के हेल्प से अब हम एक अंग्रेजों को हटा दें यहां से। वो ये चाहते थे, वो चाहते थे कि किसी तरह से आजादी मिले, तरीका कोई भी हो, हम किसी का भी हेल्प लें, चाहे क्यों ना हमें हिंसा करना पड़ जाए। गांधी जी कहते थे नहीं, ये नहीं, पवित्र हो, आप जो चीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो चीजें ठीक हो। सुभाष चंद्र बोस चूंकि मैकियावेली से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, वो कहते थे कि साधन हमारा साध्य लक्ष्य होना चाहिए, साधन कुछ भी हो। सुभाष चंद्र बोस उसको मानते थे, लेकिन गांधी जी ने यहां पर ये चीजें पलट दी, कहे नहीं, अगर पवित्रता रहेगी तो उससे लोग जुड़ेंगे। और ये फायदा उनको मिला सत्याग्रह वाले में भी, क्योंकि देखिए कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं किए, हिंसा की बात नहीं किए तो इनसे हर एक वर्ग जुड़ गया। जैसे किसान वर्ग, अब इसमें यह डर नहीं रहता था कि हमको लोग मारेंगे। भाई अंग्रेजों के खिलाफ आप कुछ आवाज उठाएंगे, हिंसा करेंगे, तभी तो आपके खिलाफ हिंसा करेंगे। यह चाहते थे कि मतलब सबको जोड़े, इसलिए इन्होंने यह बात कही। फिर इसी में आगे साधन साध की पवित्रता पर बल दिए। तीसरा, वर्ग समन्वय की बात करते थे। वर्ग समन्वय क्या था भाई? वर्ग समन्वय क्या था? वर्ग का मतलब कहीं दो क्लास, क्लास कैसा, चाहे जमींदार और कृषक हो गया। जैसे वर्ग समन्वय में एक तो जमींदार है, दूसरा है कृषक, दूसरा जो मिल का मालिक है ना, मालिक और मजदूर, मालिक और मजदूर, ठीक, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सब अलग अलग वर्ग थे। वह चाहते थे कि इनमें समन्वय हो। अब देखिए यही एक बार यूपीएससी में पूछा भी गया था, गांधी और मार्क्स के बीच में विचारधारा को लेकर, जैसे दोनों की विचारधारा में समाजवादी तत्व थे, दोनों चाहते थे कि समाज का कल्याण कल्याण हो, शोषक वर्ग ना हो, लेकिन वो कैसा हो? मार्क्स कहता था कि संघर्ष के माध्यम से यह इस शोषण से छुटकारा मिलेगा। गांधी जी कहते थे नहीं, अगर संघर्ष करोगे तो उसमें हिंसा होगी और हिंसा का तत्व हटा दो, वर्ग समन्वय रखो। किसके किसके बीच में? जैसे जमींदार और कृषक। वह कहते थे कि जो जमींदार है वह जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी हेल्प करें, उनका शोषण न करें। ऐसे ही मालिक और मजदूर, वो ये भी कहते थे कि जो भी मजदूर हैं उनकी स्थितियों का ध्यान रखना मालिक का कर्तव्य है और जो प्रॉफिट हो रहा है उसका भी हिस्सा मालिक को देना चाहिए, आपस में समन्वय बना रहे। इस तरह से स्त्री पुरुष, वह कहते थे कि दोनों में समानता का अधिकार हो, स्त्रियों को भी पढ़ाया जाए, शिक्षा दिया जाए। तभी तो देखिए यहां से हिस्ट्रिया इन्हीं के वर्ग समन्वय की बात से ही आगे जब सर्वोदय भी हुआ और इनका जब शिक्षा जब बढ़ा, तो देखिए कि जब गांधी जी आए उसके बाद से जितने भी आंदोलन हुए उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। उसके पहले महिलाओं की भागीदारी उतनी ज्यादा नहीं थी, यहां से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। हिंदू मुस्लिम, वह ये कभी नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिक ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। वे कहते थे कि हम तो भाई दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें। तो यह सब वर्ग समन्वय के अंतर्गत था। अब इसी में एक सर्वोदय की अवधारणा आई, उसको जरा देखिए क्या था सर्वोदय। सर्वोदय की अवधारणा, अब सर्वोदय की अवधारणा क्या है? सर्व उदय है ना, सर्वोदय, सबका उदय हो, सबकी उन्नति हो।
और ये किससे ज्यादा प्रभावित थे? एक पुस्तक थी जॉन रस्किन की, अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जॉन रस्किन की पुस्तक है, जॉन रस्किन। यह पूछता है, ध्यान में रखिएगा, ये यूपीएससी वगैरह में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पीसीएस वगैरह में, और किसी भी एग्जाम में, चाहे एसआई का हो चाहे पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनटू दिस लास्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? जॉन रस्किन की पुस्तक है। और क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि मैं इस बुक से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। क्यों? इस बुक में ऐसा क्या लिखा था भाई कि प्रभावित हुए गांधी जी? इसमें लिखा था कि सभी का कल्याण होना चाहिए, सभी के कल्याण में ही सबका भला है, सभी का कल्याण हो। वहीं एक उपयोगितावादी विचारधारा भी आई थी, बेंथम एवं मिल की उपयोगितावादी विचारधारा। वह कहती थी कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य करना चाहिए। अधिकतम लोग, सभी के लिए नहीं, लेकिन यह क्या कह रहा था? सबका कल्याण होना चाहिए, सबके कल्याण में ही सबका हित है। ठीक, ये इसकी बात करते थे। वो ये कहते थे जॉन रस्किन कि जितना एक वकील का काम, जितना ज्यादा कार मतलब उसकी जितनी मूल्य है, ठीक उससे कम मूल्य नहीं है एक बार्बर, एक जो नाई है उसके कार्य की। मतलब दोनों के कार्य का सम्मान होना चाहिए। जितना उसका कार्य इंपॉर्टेंट है, उतना ही एक नाई का भी कार्य उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सबके काम को बराबर इज्जत मिले, चाहे एक सफाई करने वाला हो, चाहे एक बहुत ही व्हाइट कॉलर जॉब वाला हो, सबके कार्य को समान अहमियत मिलनी चाहिए भाई, क्योंकि किसी कार्य को करने में कोई बेइज्जती नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुए गांधी जी, आप लोग देखे होंगे कई जगह, कि अपना वो जो वॉशरूम वगैरह है खुद ही साफ किया करते थे। वो सोचते थे कि जितना हो पाए अपने कार्य हम लोग स्वयं करें। ठीक, यह सब बातें थी। इसी में आगे फिर सर्वोदय की अवधारणा, यही सब इसी में था, सर्वोदय की अवधारणा। फिर आगे ट्रस्टीशिप सिद्धांत था, ट्रस्टीशिप अवधारणा। मतलब कुल मिला जुला के ट्रस्टीशिप में यह था कि जो मिल के या जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, वह अपने आप को संरक्षक समझे, वह अपने आप को बस उसका कस्टोडियन समझे। यदि समाज के हित के लिए उनका कोई प्रोडक्शन कार्य कर, अगर उनके द्वारा उत्पादित वस्तु समाज के हित के लिए है, तो उनको वो समाज को सौंप देना चाहिए और समन्वय बनाकर चलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि जो मालिक हो अपने आप को एकदम सर्वे सर्वा समझ ले और बाकियों का उद्धारहीन हो। इन सब बातों को ध्यान में रखना, मतलब वो रखते थे। इसके बाद से सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी वो बातें जो उनकी थी, वो ये कहते थे कि जितना भी जो शिक्षा वगैरह प्राप्त जो लोग हैं, उनको किसी न किसी उत्पादन से, जैसे इसके बाद शिक्षा संबंधी सिद्धांत उनका था, वो कहते थे कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उसमें लोगों को लगा देना चाहिए, ताकि कहीं जो शिक्षित बेरोजगारी है वह ना हो। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसके अनुरूप कार्य ना मिले, इसको कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी। गांधी जी का यह कहना था कि किसी भी तरीके से क्या करना चाहिए, जो पढ़े लिखे वर्ग हो उनको प्रोडक्शन के साथ साथ जोड़ देना चाहिए। इन्हीं में वो सब कहते थे, ट्रस्टीशिप हो चाहे शिक्षा संबंधी सिद्धांत हो, इन सब बातों का एक तरह से अगर देखा जाए तो निचोड़ एक ही था। वह कहते थे कि बहुत ही ज्यादा मशीनीकरण भी नहीं होना चाहिए। लोगों को अगर ज्यादा से ज्यादा काम देना है तो मशीनीकरण देंगे, मशीनीकरण यदि करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे आज के एआई के टाइम में आप देख रहे होंगे कितने सारे लोग जॉबलेस हो जा रहे हैं, ठीक ठाक कार्य करने वाले। लेकिन देखिए उसके अलग अलग फैक्टर भी होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर जैसे कंप्यूटर आया तो लोग कहते थे कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, हुए, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। कैसे मिला? क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित चीजों को ठीक करना, उसके बारे में अलग अलग स्किल सीखना, उससे संबंधित कार्य मिलने लगे। ऐसे ही एआई है। एआई वाकई में बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर उससे संबंधित अगर स्किल लोगों को अगर आ जाए तो लोग उसमें एक एक चीजें करने लगेंगे। हाँ, बशर्ते उसका दुरुपयोग ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो। तो अब शिक्षा जब बढ़ी, लोगों में धीरे धीरे शिक्षा की बात समझ में आने लगी, उसको सीरियसली लोग लेने लगे। फिर क्या हुआ, वही महिलाएं भी शिक्षित हो गई, वो भी अपने अधिकारों को समझने लगी, वो भी अपने घर से बच्चों को भेजने लगी कि भाई अगर आज़ादी की बात है, अगर
लोग वहाँ पे इकट्ठे करने हैं, विरोध करना है तो हम अपने बच्चों को भी भेजें, क्योंकि उनको ये बात समझ में आने लगी। जैसे आजकल कोई भी जैसे अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाने देता? उनको पता है कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है। लेकिन अगर देश हित में यदि वो अगर जाना चाहे, तो लोगों को बल्कि उसका सपोर्ट करना चाहिए। आज नहीं कल नहीं परसों कुछ ना कुछ तो होगा ही। आगे तो लोग जाएँगे ही। यह सब बातें इनकी विचारधारा में। कार्य पद्धति एक और बीच में आता है। कार्य पद्धति इनकी क्या थी? जैसे इनकी कार्य पद्धति ऐसी थी कि कोई भी आंदोलन होता था, वह लगातार वो जानते थे कि लोगों की ऊर्जा हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे आप हमेशा धरना देंगे, तो लोग कितने दिन तक धरना में आपके साथ बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो कुछ समय तक धरना देते थे, उसके बाद से अपनी बात मनवाते थे, फिर शांत हो जाते थे। फिर धरना देते थे दूसरी बात के लिए। तो एक तरह से संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाते थे, है ना? इसी में बहुत सारे कार्य ये अलग-अलग जैसे इनके कार्य ऐसे होते थे कि ये मानते थे कि भाई अगर आप सही तरीके से कोई कार्य करेंगे, सही तरीके से, तो पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करते थे गांधी जी। वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से जाकर कि वाक़ई में क्या सच्चाई है और सच्चाई के थ्रू फिर जाकर वहाँ से लोगों से वो लड़ते थे। वो जानते थे कि इसके लिए कि जन आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। यदि अंग्रेज़ों को हमें रोकना है तो जन आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन जन आंदोलन कैसा हो? नियंत्रित जन आंदोलन हो। मतलब जिसको हम लोग रोक पाएँ, उसमें हिंसा का भाव ना हो। नियंत्रित जन आंदोलन क्यों? क्योंकि अगर एक जगह भी हिंसा हुई तो अंग्रेज़ इतने पावरफुल हैं, उसी हिंसा की आड़ में वो उस आंदोलन का दमन कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। तो वह चाहते थे कि नियंत्रित जन आंदोलन हो। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसी में प्रमुख आंदोलन। अब ये हम लोग अगले लेक्चर से देखेंगे कि जब गांधी जी आए तो उसके बाद से कौन-कौन से आंदोलन हुए। जैसे अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चंपारण आंदोलन से, किस तरीके से चंपारण आंदोलन हुआ। ठीक है? तो फिर चंपारण देखेंगे, खेड़ा देखेंगे, अलग-अलग जो भी चीज़ें आई उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो हो सकेगा जितना हो पाएगा कि आज़ादी के मतलब फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड अब इसको हम लोग आज़ादी तक लेकर जाएँगे, किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी ने किस तरह सक्रिय रहे। फिर नोआखाली में लास्ट में क्या हुआ, भारत के आज़ाद होने पर क्या हुआ, इनकी विचारधारा क्या थी, कांग्रेस से जुड़े तब क्या हुआ, कांग्रेस को किस तरीके से इन्होंने पूरे भारत में फैलाया। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।